नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, कल हमने रेंज के क्वेश्चन किए थे। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मोनोटोनिसिटी की हमने बात की थी, एक दृष्टता की। उसमें हमने पढ़ा था, यदि हमारा फलन वर्धमान हो, इंक्रीजिंग हो, या ह्रासमान हो, डिक्रीजिंग हो, तब हम जो रेंज लिखते थे ना बच्चों, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, तब आप क्या लिखते थे? अगर वो वर्धमान है, इंक्रीजिंग, तो आप लिखते थे एफ मिनिमम टू एफ मैक्सिमम। फंक्शन के न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक उसका क्या हो जाता था? परिसर। यदि ह्रासमान होगा तो फंक्शन के अधिकतम मान से फंक्शन के न्यूनतम मान उल्टा हो जाता था। क्लियर है? ऐसे ही परिसर लिखा करते थे क्या आप? ये बात समझ में आ रही होगी आपको। x के मिनिमम वैल्यू पे अगर डिक्रीजिंग होगा तो x मिनिमम पे y मैक्सिमम मिलेगा और x मैक्सिमम पे y मिनिमम मिलेगा। यही हम किया करते थे। फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको f मिनिमम टू f मैक्सिमम रेंज लिख देना था क्या? ये हमने बात की थी। आज मैं ले रहा हूँ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, उनकी रेंज के बारे में बात करेंगे, है ना। आप छोटा सा ये हेडिंग है, कंपोजिट फंक्शन, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन करके आप डालिएगा हेडिंग, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मैं आपको ब्रीफ एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, है ना। इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। एक इसके लिए एक लेक्चर लूंगा मैं कंपोजिट पे, अभी बस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम उसकी रेंज निकालना सिखा रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? देखो मैंने एक फंक्शन, ये एक पार्ट हुआ ए बी और इधर लिया सी, ये तीन सेट हो गए। देखो ये एक फंक्शन है f, यहां से ये हो जाएगा g। क्लियर है क्या? जैसे इस फंक्शन का जो डोमेन होगा f का वो x होगा, और इसका जो रेंज होगा, मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होता है आपका? fx। यही होता है क्या? अब देखो g का जो इनपुट है, मतलब g का डोमेन है, वो क्या हो गया? ये क्या हो गया? fx। तो यहां जो आपको मिलेगा ना बच्चों, वो क्या मिलेगा? यहां आपको क्या मिलेगा? g के अंदर आपने डाला fx, g के अंदर डाला आपने fx। तो ये जो डायरेक्ट फंक्शन होगा ना, यहां से यहां जो डिफाइन है, ये यहां से यहां जो डिफाइन है, इसे हम बोल देते हैं गोफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ये बात क्लियर है? देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने लिया fx इक्वल टू में e टू द पावर x, gx मैंने लिया साइन ऑफ x। अभी आपको यहाँ पे मान लो g ऑफ f ऑफ x डिफाइन करना है, ये निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये देखो f के अंदर क्या डाल देना है, ये देखो g f ऑफ x, g के अंदर क्या डलेगा? f डलेगा। g के अंदर x की जगह जहां x बैठा है वहां fx डाल दें आप, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? साइन ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? fx, मतलब e टू द पावर x। ये समझ में आया? अगर मुझे निकालना हो फोग x, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, अभी f के अंदर g डलेगा। ये f था, इसमें x की जगह क्या आ जाएगा? कंप्लीट g, मतलब क्या लिखेंगे आप? e टू द पावर x था, x की जगह साइन x। ये क्लियर है? ये आपके कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। ये मैंने गोफ डिफाइन किया। अगर आपको फोग लिखना है तो यहाँ g और यहाँ आ जाएगा f। क्लियर है? ये चेंज हो जाएगा। इतना सा, ये कंपोजिट फंक्शन की बात की। अब मैं कंपोजिट फंक्शन पे रिलेटेड मोनोटोनिसिटी की बात करता हूँ। जब फंक्शन कंपोजिट दिखेगा तब मोनोटोनिसिटी, एक दृष्टता की बात कैसे करेंगे? क्लियर? कंपोजिट फंक्शन के केस में हम मोनोटोनिसिटी की बात कैसे करेंगे, देखिएगा। पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, फिर वो चार्ट आपको समझाता हूँ बच्चों, है ना। एक छोटा सा चार्ट है, देखो मैंने यहाँ लिखा f ऑफ x, इधर लिख दिया g ऑफ x। ये टेबल बना रहे हैं हम। क्लियर? इधर फॉग और गोफ, कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x। देखो
अगर मैंने लिया इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये मान लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये 4 केस बन सकते हैं मोनोटोनिसिटी के। ये इंक्रीजिंग हो जाए दोनों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यही बन सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखना, लेट्स से मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x फोक दिया हुआ है। जैसे हमने अभी e टू द पावर साइन x देखा था, e की पावर x में x की जगह साइन x को डाल दिया था, कंपोजिट फंक्शन था। तो हम जब कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे, मैंने इसे डिफरेंशिएट किया y डैश, चेन रूल आपको आता होगा डिफरेंशिएशन का, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया f डैश g ऑफ x। क्लियर? अब जो अंदर बैठा है डॉट, उसका डिफरेंशिएशन मतलब g डैश x। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान से देखना, ये कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होगा, देखिएगा ध्यान से। fx कैसा है? इंक्रीजिंग, मतलब f डैश x कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी इंक्रीजिंग, ये भी कैसा होगा? g डैश x पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट है, प्लस इंटू प्लस, प्लस मतलब जो फोग था, जो आपका फोग था उसका डिफरेंशिएशन भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये भी कैसा होगा बच्चों? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर हुई होगी क्या आपको? ये बात समझ में आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन करके ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगेगा। ये कल हमने बात कर ली थी, वही मैंने किया। फोग का डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश पॉजिटिव था, जी डैश भी पॉजिटिव था, मतलब ये देखो फोग ही तो था ना। ये फोग का डिफरेंशिएशन कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब इंक्रीजिंग है। इस केस की बात करें, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, जी डैश एक्स नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव, मतलब ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है? थर्ड केस देखें, डिक्रीजिंग मतलब ये नेगेटिव और ये इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। फाइनली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट। इधर देखें लास्ट केस, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों डिक्रीजिंग है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ जाएगा। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज कैसे होगा? देखो हमें पता लगेगा फोग कैसा होगा, वो एफ और जी से पता लग जाएगा आपको। अगर दोनों में से एक भी डिक्रीजिंग हुआ है ना, या दोनों में से एक डिक्रीजिंग होगा, तब जाके, सिर्फ एक डिक्रीजिंग होगा तब जाके हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग मिलेगा। या आप समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव 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 ये आ जाएगा ना समझ में। तो ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ। आ जाइए, चलिए इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। बड़े आराम से समझनी है ये चीज़ें आपको। मैं रेंज को एक साथ में ले रहा हूँ भाई, है ना। रेंज में सभी टाइप की रेंज आपकी एक साथ ही ले रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन पे फिर अलग से हमें रेंज समझने की वहाँ 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, कंसेप्ट आपका बाकी यहाँ मैं रेंज में पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना भाई। देखो लेट से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा y इक्वल टू ई टू दी पावर x। अभी ये तो कंपोजिट नहीं है, और लेट से मैंने यहाँ x को फिक्स कर दिया, x बिलोंग्स टू 2 to 3। देन फाइंड रेंज। इस फंक्शन का परिसर आपको ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। क्लियर है? अब परिसर ज्ञात करना है तो मैंने देखा y इक्वल टू ई की पावर x। देखो e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, पढ़ा हुआ है हमने, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस। वर्धमान है तथा सतत है। वर्धमान होगा, सतत होगा, तो रेंज क्या होगी? fx मिनिमम टू fx मैक्सिमम, यही होगा क्या? अब देखो fx मिनिमम क्या मिलेगा? जब x आपका ये 2 रहा हो और x 3 रहा हो, 2 3, ये क्या मिला? e टू द पावर 2, इधर e टू द पावर 3। फाइनली y बिलोंग्स टू e टू द पावर 2 टू e टू द पावर
3। ये क्लियर हुआ आपको? ये समझ में आया होगा? क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा लेट से y इक्वल टू e टू द पावर साइन x वेर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाय 3, माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाय 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है हमारा कंपोजिट संयुक्त फलन। कैसे? e की पावर x में x की जगह क्या आया? साइन x आया। तो लेट से मैंने यहाँ लिखा हो fx को e की पावर x और gx को लिया हो क्या? साइन x। gx को क्या लिया हो? साइन x। क्लियर है? अभी gx को साइन x लिया, देखो ये क्या होगा, इसमें f में x की जगह क्या आ गया? g आया। तो ये क्या बना होगा? फोग x इक्वल टू e की पावर साइन x। ये समझ में आया होगा आपको? अब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? देखो ये x बिलोंग्स टू r के लिए कैसा होता है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये तो इंक्रीजिंग है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? साइन x की। चलिए साइन x की मैं बात करूं तो साइन x का मैं फोटो बना देता हूं। ये साइन का फोटो आएगा आपका, ऐसा कुछ बनेगा। साइन x मुझे कहां से कहां चाहिए? माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3। ये देखो इधर पाई बाय 3 आया होगा कहीं 60, और ये माइनस पाई बाय 3 माइनस 60। क्लियर है? माइनस 60। अब हमें क्या करना है? इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। इस फंक्शन की रेंज आप फाइंड करेंगे। वो कैसे पता लगेगी हमें? रेंज कैसे पता लगेगी? इसकी रेंज कैसे फाइंड कर पाएंगे हम? रेंज कैसे पता करेंगे? देखो इस फंक्शन की रेंज के लिए आप यहां देखेंगे ध्यान से, तो हमें क्या पता लगेगा? इस साइन x का क्या चाहिए मुझे? मिनिमम वैल्यू। साइन x का मिनिमम वैल्यू पाई बाय 3 मतलब 60। क्लियर? मिनिमम वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। इसका मिनिमम वैल्यू देखो, इस रेंज में साइन x का मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है क्या? और मैक्सिमम 1 मिलेगा। यही मिलेगा क्या? यही आएगा साइन x का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? यही होगा क्या? -1 to 1। तो मैंने देखा जो साइन x है ना भाई, ये देखो यहाँ डिक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है, देन आगे फिर से डिक्रीज कर रहा है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ इस कंटिन्यूअस था इसलिए मैंने इसका मिनिमम वैल्यू उठाया और मैक्सिमम वैल्यू उठाया, और मैं कहाँ डाल दूंगा? x की जगह यहाँ पे। देखो इसका मिनिमम, और लेट से मैंने इसको बोल दिया t, तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे? देखो ये क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। आप मेरा जो फंक्शन था ना अभी वो बन चुका है e टू द पावर t। अब ये फंक्शन था कंटिन्यूअस, मैंने x का मिनिमम डाला और x का ही मैक्सिमम डाला। तो मैं क्या करूंगा? साइन x का मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम मुझे दिखा -1 और मैक्सिमम दिखा 1। तो फाइनली आपको जो fx दिखेगा, मतलब जो रेंज दिखेगी, वो कैसी दिखेगी? e टू द पावर -1 टू e टू द पावर 1। साइन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आप समझें। e की पावर x के लिए x मिनिमम और x मैक्सिमम डायरेक्ट यही किया था। मुझे साइन दिखा ऊपर तो मैंने साइन का मिनिमम वैल्यू उठाया किस रेंज में? इस रेंज में। और मैक्सिमम उठाया किस रेंज में? ये जो गिवन रेंज है 1। आंसर आ गया। क्लियर है? अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता, यहाँ पे मैं लेता पाई बाय 6 और इधर भी हम कर देते पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6 30 साइन 30 और साइन माइनस में 30। क्लियर है? -30 और +30। क्लियर है क्या? चलिए ये देखो
ये +30 यहाँ कहीं आया होगा और -30 इधर आया होगा, π/6, π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/2 और इधर क्या होती है -1/2, -1/2। फंक्शन दिख रहा है इस रेंज में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फाइनली अगर ऐसा मुझे दिया होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, e⁻−1/2 to e⁻1/2। क्लियर है क्या, बात समझ में आई होगी। आप लिखें, मैं आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपको फिर से e⁻sin x दिया हुआ है। अभी देखो मुझे जो ग्राफ बनाना है sin x का वो किस रेंज में लेना है, 0 to 4π/3। देखो sin x का ग्राफ 0 to π, ये 0 π, ये नेक्स्ट लूप कहाँ तक होगा 2π तक। हमें चलना है सिर्फ कहाँ तक 4π/3। तो 4π/3 क्या होगा π + π/3, यही 4π/3 है क्या आपका। तो पाई में π/3 ऐड किया होगा हमने, ये 4π/3। ये पॉइंट कुछ दिखा होगा आपको, ये पॉइंट दिखेगा किस क्वाड्रेंट में गया बच्चों, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन कैसा आता है, नेगेटिव दिखेगा। π/3 पे वैल्यू क्या होता है √3/2। तो यहाँ क्या हो गया -√3/2। ये किसका वैल्यू हुआ, साइन का। और मैक्सिमम वैल्यू आपको देखो 0 to 4π/3 में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है क्या। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, e⁻−√3/2 to e⁻1। या फिर देखो आसान भाषा में बात करें, आसान तरीका आप क्या लिखें, आपको sin x दिया हुआ है, आपको यहाँ से देखो इस डोमेन के अंदर sin x का रेंज पता लगा क्या, sin x का रेंज पता लगा क्या, वो था क्या -√3/2 इसका मिनिमम वैल्यू था, दिखा हमें। और मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस में यही कवर हो रहा है भाई, यही तो पार्ट होगा अपने काम का, यही तो ग्राफ होगा ना। इतना सा ग्राफ आपके काम का है, तो इसमें मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -√3/2 मिनिमम और ये मैक्सिमम हो गया। अब हमारा जो फंक्शन था वो e⁻sin x था। e⁻x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ इनका। एक्सपोनेंशियल लिया होगा e⁻−√3/2 और इधर आया e⁻1। फाइनली आपको फंक्शन का रेंज जो मिला वो मिला e⁻−√3/2 to e⁻1। क्लियर हुआ, कर सकते हैं क्वेश्चन को, आसान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक डाला हुआ है, लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक डाला हुआ है। कंपोजिट फंक्शन है किस किस का, लॉगरिथमिक प्लस पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या। तो हम देखो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ पहले किसकी, x² - 2x + 3। लेट से मैंने इसको बोल दिया कुछ t। क्लियर है। अभी देखो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये देखो x² - 2x + 1 + 2 लिख दें। अभी ये क्या दिखेगा आपको बच्चों, ये दिखेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2, ये आया t। क्लियर है। अभी t की मैं बात करूं, t तो जो t का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आप फाइंड कर पाएंगे क्या। देखो t का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो सकता है। x को बहुत बड़ा नंबर डालेंगे, बहुत बड़ा +2 बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट दिखेगा, मिनिमम क्या होगा, ये पॉजिटिव था प्लस पॉजिटिव था। इसे मैं मिनिमम क्या बना सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, इसे मिनिमम क्या बना सकते हैं, ये हमेशा कैसा होगा > 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ देखो ये 0 बना होगा तब t क्या बना होगा 2। t का मिनिमम वैल्यू 2। क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, दोनों साइड पे, दोनों इनइक्वालिटी के साइड पे log ले लेना है। ln 2 क्या दिखा ln t मतलब
ln ऑफ दिस, इधर क्या आएगा log इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट। अब याद करें log का ग्राफ इन्फिनिटी पे क्या होता है, इनफाइनाइट पे इंक्रीजिंग होता है। जब बेस 1 से बड़ा हो, ln दिया हुआ है मतलब बेस e होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ln इनफाइनाइट x इनफाइनाइट पे y भी इनफाइनाइट होगा। फाइनली आपको जो रेंज मिला वो क्या मिला, ln टू इनफाइनाइट। क्लियर है बच्चों, इनफाइनाइट पे हमेशा हम ओपन ब्रैकेट लेते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही हमने किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, इस बार क्वाड्रेटिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक्सपोनेंशियल के साथ इस बार क्वाड्रेटिक को ले लिया है। तो देखें आप, एक्सपोनेंशियल के साथ जब मैं क्वाड्रेटिक को लूँगा क्या आएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 5, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यही है। अभी आप t किसे मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को। क्लियर, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू 2x, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो देखो a स्क्वायर 2ab प्लस में क्या चाहिए होगा, b स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 9/4 प्लस माइनस 9/4 कर दिया। अभी आप इसे देखें, ये क्या दिखा आपको, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 9/4। ये क्लियर है क्या बच्चों, ये किसका वैल्यू है, t का। अभी देखो t का मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। मिनिमम क्या होगा, ये 0 हो सकता है, 0 हुआ तो माइनस 9/4 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम इनफाइनाइट, ये फिर से इनफाइनाइट। e की पावर x की बात करनी है, e की पावर x का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। चलिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस 9/4, e टू द पावर t और e टू द पावर इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट पे y भी इनफाइनाइट। फाइनली रेंज e टू द पावर माइनस 9/4 टू इनफाइनाइट। क्लियर है, हुआ काम, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस बार log लिया है, log लिया है, बेस 1/2 है, 1/2 है मतलब log कैसा होगा, डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा log। इस बार log डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। y इक्वल टू आपको दिया है log बेस में 1/2 sin x प्लस cos x, मैंने sin x प्लस cos x को t मान लिया, t इक्वल टू sin x प्लस cos x। तो t का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो देखो, ये √2 और इधर माइनस √2। क्लियर, पर यहाँ पे एक सिचुएशन है, ये जो t है वो किसके अंदर है, log के अंदर। और हम जानते हैं बच्चों, जो log का डोमेन होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव। t कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं t का मिनिमम वैल्यू कैसा लेके चलूँगा, ये फंक्शन के डोमेन की बात हो रही है, ये डोमेन था, हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने पहले डोमेन लिखा, डोमेन था उसके अंदर sin x प्लस cos x कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव, लिख दिया। मैक्सिमम √2 आप ले सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। अभी मुझे क्या ले लेना है, log, हमें क्या कर देना है, log लेना है। चलें, log 0 log, और बेस क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, √2। तो चलिए मैं f ऑफ 0 की बात करूं, वो क्या दिखेगा, log 1/2 0। ग्राफ बना दें, ये log का ग्राफ होता है, जब बेस 1 से छोटा होता है डिक्रीजिंग होता है। तो देखो जब 0 था x, क्या आया वैल्यू, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 0 प्लस पे इनफाइनाइट दिख रहा है। अब मैं बात करूं f ऑफ √2, तो ये क्या दिखेगा, log 1/2 √2, √2 था, इसकी पावर में क्या आएगा, पावर में क्या आएगा 1/2, 1/2 को बाहर लिया हो, log 1/2 बेस में और इधर 2, ये 1/2 था, माइनस बाहर ले लें अगर यहाँ से, -1/2, तो क्या बन जाएगा ये log 2 2।
ये हुआ 1, फाइनली आपको मिला 1/2। तो देखो इधर तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है और मिनिमम वैल्यू -1/2, तो फाइनली y बिलोंग्स टू -1/2 टू इनफाइनाइट। ये क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लोग के अंदर अंडर रूट का भी यूज़ किया है और पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया ये क्लियर। पहले इसमें मैं डोमेन फाइंड करूंगा। 7th क्वेश्चन के साथ आप लिख लें फाइंड डोमेन एंड रेंज। हम डोमेन भी फाइंड करेंगे और रेंज भी फाइंड करेंगे क्लियर। लिखें आप y इक्वल टू ln बेस e हो गया अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो इसके डोमेन की बात कर रहे हैं, पहले हम फाइंड कर रहे हैं डोमेन, उसके बाद हम रेंज की बात करेंगे। डोमेन की जब मैं बात करूंगा, लोग का डोमेन फाइंड करने के लिए आपको लिखना होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स शुड बी पॉजिटिव क्लियर। एंड अंडर रूट का भी डोमेन होगा, उसमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर को भी कैसा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट का डोमेन क्लियर है। यहां से इसे देख के आप बोल पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 क्लियर। यहां से दिखा होगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये -2 + 2 प्लस माइनस प्लस, यहीं से -2 से 2 क्लियर है। यही चाहिए क्या मैं फाइनली मैंने लिखा x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लियर। सेकंड इधर की बात कर लें। देखो अब अंडर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी रखी हुई है बच्चों, तो ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर कुछ भी आता है या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो हमें इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं क्वेश्चन में। अब मुझे सिर्फ दिखा एक फैक्टर, वो क्या था 1, वो क्या था 1 था। अब 1 अगर फैक्टर है तो देखो 1 से बड़ा कोई वैल्यू डालो, यहाँ पे डालिए, कैसा दिखेगा ये, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव क्लियर है। हमें कैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ से दिखा x लेस देन 1, x लेस देन 1, 1 से छोटा, और इधर देखो तो फाइनली दोनों का मैंने इंटरसेक्शन लिया होगा, इनका इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग्स टू क्या आया आपका -2 to 1, 1 पे ओपन आएगा। ये क्लियर है। ये हमें इसका डोमेन मिल चुका है क्लियर। मतलब मैंने इससे अभी बोल दिया क्या t, तो आपका जो t है ना बच्चों वो कैसा है -2 और इधर 1। लोग लेंगे बेस 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली लिख दें ln ऑफ -2 क्लियर। -2 है क्या, -2 लोग में जाएगा, डोमेन में जा सकता है क्या, ओ सॉरी, ये तो x का वैल्यू है ना, ये तो x का वैल्यू है, और हमने ये तो t पूरा ये t लिख दिया, सॉरी ये तो x का वैल्यू है ना। अब x अगर ऐसा होगा तो मैं t फाइंड कर लूँ, ये गलत कर दिया हमने ना। ये तो x का वैल्यू है, हमें t फाइंड करना है, तो t में आप देखें x का मिनिमम वैल्यू डालें यहाँ पे -2, यहाँ -2 डाला, ऊपर क्या बना 0, log 0, log 0 मतलब ये t का वैल्यू तो 0 आया, और इधर जब आपने डाला होगा क्या 1 डाला होगा इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। अब क्या करें, ये t का वैल्यू आ गया 0 to इनफाइनाइट। अब log ले लें इस पे ln ऑफ t, log 0 क्या होता है, log 0 इनफाइनाइट और log इनफाइनाइट। ग्राफ देखें, ये देखें log 0 माइनस इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फाइनली y बिलोंग्स टू r। ये दिखा क्या, y बिलोंग्स टू r। ये क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। इस फंक्शन का डोमेन -2 से 1, -2 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, और रेंज आई y बिलोंग्स टू r। ये क्लियर है बच्चों, लिखें आप, लिखें, आगे कंटिन्यू करेंगे हम, करें कंटिन्यू।
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने एक और टाइप लिया है, जहां देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू x बाय 10। इस समीकरण के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण दी हुई है, हलों की संख्या। आप देखो मेरा तरीका क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। देखो इधर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इधर पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम कैसे सोल्व कर पाएंगे इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं कर सकते ना हम डायरेक्टली, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में जब भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिखेगा, आप क्या करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड का ग्राफ बनाए, दोनों का ग्राफ बनाए। वो ग्राफ जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे किसके, इस इक्वेशन के। उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे किसके, इस इक्वेशन के। क्लियर है? चलिए आ जाइए हम देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, पहले y इक्वल टू साइन एक्स बना दें। ये देखें y इक्वल टू साइन एक्स मैंने बना डाला, y इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर है? और हमें बनाना है x बाय 10। ये देखो ये लाइन क्या होगी, y इक्वल टू 1। छोटा बनाते हैं, थोड़ा छोटा बनाएंगे, अच्छे से दिखेगा आपको। चलिए ये साइन इधर -1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। क्लियर है? अभी देखें साइन तो बन चुका है, मुझे बनाना है x बाय 10। मैंने लिया y इक्वल टू x बाय 10। एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप 1 बाय 10 है, 0,0 से पास करेगी। अब देखना, अब देखना ये जो लाइन है y इक्वल टू 1 को कहाँ टच करेगी, y इक्वल टू 1 को। मैंने लिया यहाँ पे y को 1, यहाँ y को 1 डालें, x क्या मिलेगा 10। मैं देखता हूँ इस लाइन को, ये वाला ग्राफ कहाँ कट करेगा, y को क्या लेना है -1। मैंने y को लिया हो -1, x क्या मिलेगा -10। क्लियर? अब मैं पॉइंट ढूंढता हूँ कि मुझे x इक्वल टू 10 कहाँ मिलेगा। देखो ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू 10। 3 पाई क्या होगा, 3 इंटू 3.14, 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। मतलब जो 10 आएगा ना बच्चों, वो यहाँ कहीं आएगा, 10 यहाँ कहीं आएगा। x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 1। ये पॉइंट कहाँ मिला, ये पॉइंट मिला क्या। अब जो वो लाइन जाने वाली है ना, वो देखो इस पॉइंट से गुजरेगी, ये समझ में आएगा आपको, इस पॉइंट से गुजरेगी, y इक्वल टू एक्स बाय 10। ये जो लाइन है आपकी y इक्वल टू एक्स बाय 10, यही होगी। नेक्स्ट मुझे लेना है -10, तो ये देखो -पाई, -2 पाई, और ये थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ये था -3 पाई, इधर कहीं माइनस में 10 आएगा, और ये पॉइंट -1 पे इधर जाके इंटरसेक्ट होगा। तो ये देखो ये जो लाइन थी ऐसे कंटिन्यू होगी, ऐसे कंटिन्यू होगी। अब हमें क्या देखना है, दोनों ग्राफ हम बना चुके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। कितने सॉल्यूशन हो गए इसके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने हो चुके हैं बच्चों, 7। 7 जगह काट रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 7। क्लियर है? कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लें, यहाँ मोड़ ले लें, यहाँ मोड़ ले लें। नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन अगर लिखना हो, ऐसा ले लें, साइन ऑफ मोड एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10। ये सॉल्व कर सकते हैं। मोड साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10 कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है ना। एक ये कर लीजिए आप, एक ऐसा कर लीजिए, मोड साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाय 10। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें फाइंड करें। नेक्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखें,
सेकंड क्वेश्चन में एक साइन एक्स बनाना है और दूसरी साइड हमें क्वाड्रेटिक बनानी है। साइन एक्स और क्वाड्रेटिक क्लियर है? साइन एक्स और क्वाड्रेटिक, चलिए बनाते हैं। साइन एक्स तो आपको बनाना आता है, पहले साइन एक्स बना डालता हूं मैं। ये साइन एक्स, लाइन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक की बात करें, इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, पैराबोला ओपन अपवर्ड। सेकेंड d की बात करें, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या दिखेगा, 1 माइनस 4 लेस देन 0, -3 मतलब ऊपर होगा, एक्सिस से ऊपर होगा। थर्ड माइनस बी अपॉन 2 है, वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं और माइनस डी अपॉन 4 है, क्या दिखेगा, -1/2, 3/4। क्लियर है? -1/2, 3/4 यही आने वाला है क्या, पैराबोला का वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। ये देखो, ये यहाँ आता है π/2 माइनस में, ये 1/2 कहाँ आया होगा, यहीं कहीं होगा, और ये पॉइंट जो आ रहा है वो 3/4 मतलब यहाँ कहीं आएगा बच्चों, यहाँ कहीं आएगा। और क्या लेना है, फोर्थ पॉइंट जहाँ ये किसे कट करे, 0,1 वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को यहाँ कट करेगा 0,1 पे। तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। कितनी जगह कट किया ग्राफ को, साइन एक्स के ग्राफ को पैराबोला ने कहीं भी कट नहीं किया है, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई? बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक्स स्क्वायर -4 और सामने ले लें GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू GIF ऑफ x। आप ये दोनों ग्राफ बना के अब देख सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क। क्लियर? दोनों का ग्राफ बनाएं, क्वाड्रेटिक एंड GIF। कितनी जगह कट करेंगे उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके मिल जाएंगे, पर आपको वो पॉइंट निकाल के देना है, यहाँ पे वो पॉइंट आपको निकालना है। कर पाएंगे? लिखें। क्लियर? आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।